दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। कह रहे हैं बिंदुओं P, तब P क्या दिया है, तब यहाँ पर P का जो मान दिया है यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 है। दिखाई दे रहा है आपको? इस प्रकार के ये बिंदु दिया रहता है। जैसे यहाँ पर मान लिए इस प्रकार के ये बिंदु दिया हुआ है, इसको P मान लेते हैं। P का निर्देशांक दिया हुआ है x1, ये y1 हो जाएगा, और ये Q दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 और y2। बात समझ में आ रही है आपको? दूरी सूत्र ना, यानी कि इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र होता है आपका, दूरी सूत्र आपका हो जाएगा इसका, दूरी सूत्र यानी कि क्या निकाल रहे हैं, तो पी क्यू ना निकाल रहे हैं। तो दूरी सूत्र यानी कि पी क्यू बराबर यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, देखिए x के मान में से x के मान को घटा लीजिएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, आप प्लस अब y का मान वाला लिख लीजिए, तो y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। यही होता है आपका दूरी सूत्र, ये होता है आपका दूरी सूत्र। अगर आप चाह रहे हैं क्या, जो यहाँ पर हम पहले x का मान लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर जो दिया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने देगा आप, यानी कि इसको दूरी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो दूरी सूत्र दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, निश्चिंत तो होके लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू में अंतर नहीं आने देगा। ये नेक्स्ट का दिया हुआ है, नेक्स्ट दूरी सूत्र में दिया रहता है यदि मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ये दिया हुआ मूल बिंदु O दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया है 0 0। दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है, तब P दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया है x और y। बात आपको समझ में आ रही है? दूरी सूत्र एक ही दूरी सूत्र होता है, इसका प्रयोग करते हैं। इसका दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मान क्या रखते हैं, कोई भी आप मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1, तो इसको मान लेते हैं x2, तो x2 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, अब माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है, 0। इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, इसको हल कर लीजिए। ये x में से 0 जाएगा तो x के स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस y में से 0 जाएगा तो y के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर आपका इस दूरी, ये दूरी सूत्र हो जाएगा। तो ये दूरी सूत्र कब होगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, तो जब मूल बिंदु से दूरी कही जाए तब। कहां से दूरी कही जाएगी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की अगर दूरी निकालनी होगी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की यदि दूरी निकालने के लिए आपको कहे, तो डायरेक्ट आप सूत्र लगाइएगा जो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। कौन कौन सा सूत्र याद रखिएगा आप लोग, तो ये वाला याद रखिएगा, देखिए ये याद रखिएगा बच्चों, ये वाले और ये वाले, यही है दूरी सूत्र, आपको ये दोनों याद रखनी है। अब दिया हुआ है जो ए बी से 3 बिंदु दी हुई है, इसको संरेखी दिखाना है। संरेखी का मतलब होता है जो एक ही सिद्ध में हो, ठीक है, यानी कि ए बी से 3 बिंदुएं दी हुई है और इसको संरेखी दिखाने के लिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं और फिर सी ए निकालते हैं। यह दिखाइए कि इनमें से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा शेष दोनों के योग के बराबर होता है। आइए आपको बताते हैं। आपको एक बिंदु दिया हुआ है यहां पर ए, एक बिंदु दिया हुआ है यहां पर बी, एक तीसरा बिंदु दिया हुआ है ये सी। इसी को दिखाना है कि ये तीनों एक सिद्ध में है कि नहीं, यानी कि संरेखी है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो पहले ए बी निकालिएगा, ए से बी की दूरी निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा, बी सी आप ज्ञात कीजिएगा,
यानी कि ए बी निकाल लिए, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए, बी सी। और तीसरा क्या निकालना है, जो सी है, माने पूरे ये जो बड़ा रेखाखंड दिखाई दे रहा है, तो इसकी हम दूरी ज्ञात करेंगे। समझ आए ना। अब हमें संरेखी दिखाने के लिए शर्त क्या है, तो शर्त यही होता है जो बड़ी वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है, जो बड़ी वाली भुजा यानी कि AC जो है ये बराबर होगा किसके बराबर, तो ए बी जोड़ BC के। यदि AC बराबर आ जाए AB जोड़ BC के तो कहेंगे जो बिंदु संरेखी है। तो ये तीनों बिंदुएं क्या है बेटा, तो ये तीनों बिंदुएं जो है वो संरेखी है। आपको समझ में आया, समझ में आया आपको, नहीं आया? देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर 3 बिंदु हम ले लिए हैं, 3 बिंदु ले लिए हैं, क्या क्या, तो ले लिए हैं P, Q और R ले लिए हैं, ठीक है। P से Q के बीच की दूरी मान लेते हैं, आ गया है 5 सेंटीमीटर। QR के बीच की दूरी आ गया है 10 सेंटीमीटर। समझाने के लिए बता रहे हैं, जो इसके P से Q की दूरी आ गई कितने, PQ की दूरी है 5 सेंटीमीटर और QR की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आइए PR की जो आपको दूरी दी हुई है, P से R की दूरी जो दी हुई है 15 सेंटीमीटर है। तो आप कैसे कह पाइएगा कि ये संरेखी है कि नहीं, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो सबसे बड़ी रेखा यानी कि PR बराबर होना चाहिए, सबसे बड़ी रेखाखंड जो है ये बराबर होनी चाहिए किसके, तो PQ यानी कि इसके बीच की दूरी जोड़ इन दोनों के माने QR के बीच की दूरी के योग के बराबर होनी चाहिए। माने PR बराबर होना चाहिए PQ जोड़ QR के। तो मान बैठा के देख लेते हैं, PR कितना दिया है 15, PQ कितना दिया हुआ है तो 5 और QR कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। ये 15 बराबर हो जाएगा 15, यानी कि दोनों जब बराबर आ गया तो ये तीनों बिंदुएं संरेखी है। अतः PQ तथा R बिंदुएं संरेखी है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। देखिए अगर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, क्या चेंजिंग कर दे रहे हैं बच्चों, देखिए यहीं पर थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये मान सही है सब, ये मान हम ठीक ले रहे हैं, जैसे दिया हुआ है उसी को ले रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम PR को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर PR के मान को कर दे रहे हैं 16। किसके मान को चेंज कर रहे हैं, PR के मान को कर रहे हैं 16। हमें इस फार्मूला को प्रूफ करके दिखा देना है, यानी कि PR बराबर PQ जोड़ QR हो जाएगा तब ना संरेखी होगा। तो PR का मान दिया हुआ है 16, PQ का मान क्या दिया हुआ है 5 और QR का मान दिया हुआ है 10। इसको जोड़िए तो ये हो गया 16, ये हो गया 15। तो बताइए तो ये दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आया है, नहीं आया है। तो नहीं आया है तो ये बिंदु संरेखी अब संरेखी नहीं होगी। अब कहेंगे क्या, इस प्रकार की स्थिति जब क्रिएट होगी तो कहेंगे कि PQ तथा R बिंदु संरेखी नहीं है। बात समझ में आ गया आपको। ये जब बड़ी रेखा बराबर होगी दोनों छोटी रेखा के जोड़ के बराबर, तब बिंदुएं संरेखी। ये बात समझ में आया, ये स्टेटमेंट। आगे देखा जाए, कह रहे क्या, निम्नलिखित ज्यामितीय तथ्यों को जहां जरूरत हो वहां प्रयोग करिए। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ना उस सबके लिए इंपॉर्टेंट है एकदम। पहला नंबर पॉइंट क्या दिया है, देखिए एक त्रिभुज समबाहु होगा यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। एक त्रिभुज समबाहु होगा, आप कब कहिएगा जे त्रिभुज ये समबाहु है, आपको 3 को भुजा दे दिया रहेगा, आप कहेगा जे बताइए जे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है क्या। तो आपको क्या दर्शाना है, ये तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, यानी कि AB बराबर BC अब बराबर AC हो जाएगा। यानी वही ना कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर, तो इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। ये त्रिभुज क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होगी। बात समझाया आपको पहला नंबर। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा
यदि इसकी दो भुजाएं समान होगी, यानी कि एक त्रिभुज को हम समद्विबाहु कहेंगे। इस प्रकार से दिया हुआ है ए बी सी, कोई दो भुजा बराबर हो जाए, कोई दो भुजा बराबर हो जाएगा तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। तो मान लेते हैं कि ये दो भुजा जो है बराबर आ गया, यानी कि ए बी बराबर आ गया ए सी के। यही बराबर नहीं, मतलब और भी हो सकता है बराबर, ये दोनों भी बराबर हो सकता है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। बात समझ में आया? ये दोनों भी बराबर हो सकता है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। मतलब त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर तो त्रिभुज हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होंगी। क्लियर है? तीसरा नंबर देखा जाए, पॉइंट क्या दिया है तीसरा नंबर, एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। समांतर चतुर्भुज में कह रहा है क्या, ये समांतर चतुर्भुज होगा, एक चतुर्भुज जो है वो समांतर होगा। कब कब होगा? तो जब उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। सम्मुख का मतलब समझते हैं ना, कि आमने सामने की भुजा यदि बराबर तो चतुर्भुज जो है समांतर हो जाएगी। मान लेते हैं ये ए बी सी और डी हो गया, तो सम्मुख भुजा में क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर, ए बी के सम्मुख में हो जाएगा सी डी, और बीसी के समांतर, बीसी के सम्मुख क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर तो ये जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है इसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्लियर है? चौथा भी देख लिया जाए, चौथा देख लीजिए। एक चतुर्भुज आयत होगा, एक चतुर्भुज आयत होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होगी। सम्मुख भुजाएं कैसी होगी? समान होगी, और इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। देखिए, एक चतुर्भुज को आप कब कहिएगा कि आयत है, आयत ना, तो सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी कि ए बी सी और डी, तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी के सम्मुख में हो जाएगा ये, और इसके सम्मुख में हो जाएगा बेटा ये, यानी कि ए बी बराबर आएगी सी डी, और बी सी बराबर हो जाएगी किसके, ए डी के, यानी कि ये हो गई सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं ये बराबर हो गई। और क्या कहा है, ये समान हो और इसके विकर्ण भी समान हो। विकर्ण कौन सा होगा बेटा, तो विकर्ण कौन हो जाएगा जी, तो ये वाला हो जाएगा विकर्ण। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसको पूरा ही दिखा देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी कि इसके विकर्ण भी जब बराबर हो जाएंगे तब कहेंगे जे ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण हो गया ए सी बराबर हो गया बी डी के। तो ये क्या दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है विकर्ण, विकर्ण भी बराबर हो गया, यानी कि सम्मुख भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर। तो ये चतुर्भुज जो है हम कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज जो है एक आयत है। कैसा है, तो एक आयत है। समझ में आ रहा है आपको? पांचवा जो पॉइंट दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज वर्ग होगा। अब क्या कह रहा है, चतुर्भुज को वर्ग हो जाएगा यदि इसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण भी समान हो। एक चतुर्भुज ले लीजिए, ये चतुर्भुज एक ले लिए हम, क्या है, चतुर्भुज और सभी भुजाएं समान हो, यानी कि सभी भुजा जो दिया हुआ बराबर दिया हो, ए बी सी और डी, तो सभी भुजा समान, यानी कि जितना ए बी आएगा उतना ही बी सी का मान आएगा, और उतना ही मान सी डी का आएगा, और उतना ही मान किसका आएगा, तो डी ए का आएगा। यानी कि सभी भुजाएं तो समान हो गया। और इसमें देखना है अगला पॉइंट क्या है, इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। विकर्ण को हम रेड कलर से दिखा देते हैं बच्चों। देखिए, ये हो गया विकर्ण और ये हो गया दूसरा विकर्ण इसका, यानी कि विकर्ण भी बराबर, यानी कि ए सी बराबर होना चाहिए बी डी के, यानी कि विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि ये जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है। क्लियर है? देखिए, जब भी प्रूफ करने के लिए कहेगा ना तो ये स्टेटमेंट हमें सब पता होना चाहिए। और एक और क्या दिया है, छठा नंबर भी देख लिया जाए। देखिए 6 नंबर क्या दिया है, ये एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा यदि इसकी सभी भुजाएं समान होंगी। सम चतुर्भुज इसी प्रकार का ना होता है,
इसका भी नाम देते हैं ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी, यानी कि सभी भुजाएं बराबर। ये ए बी बराबर ये बी सी हो जाएगा, सभी भुजा बराबर कर दीजिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, आइए बराबर हो जाएगा डी ए के। तो सभी भुजाएं बराबर, तो ये चतुर्भुज जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक आपका चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, तो सम चतुर्भुज कहला जाएगा। बात आपको समझ में आया? देखिए वर्ग में और सम चतुर्भुज में बहुत का अंतर है। वर्ग में देखिए सभी भुजा बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, लेकिन सम चतुर्भुज में केवल सभी भुजाएं बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये सम चतुर्भुज दिया हुआ है। आपको समझ में आया है? उम्मीद करते हैं कि पूरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहे हैं क्या, यदि P तो मिलाने वाले रेखाखंड को देखिए, यदि P इसका P का निर्देशांक क्या दिया है, एक्स वाई दिया हुआ है, और बिंदु A का निर्देशांक जो दिया हुआ है x1 और ये y1 दिया हुआ है, B का निर्देशांक x2 और ये y2 दिया हुआ है। तो मिलाने वाली रेखाखंड को ये यहां पर हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 अनुपात में विभक्त करती है, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा क्या, तो A हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा बच्चों, ये B हो जाएगा। A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? A का निर्देशांक दिया हुआ है जो x1 और ये हो जाएगा y1, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x2 और ये हो जाएगा y2। इसमें एक बिंदु यहां पर P दिया हुआ है, क्या बिंदु दिया हुआ है? P। इस बिंदु का निर्देशांक जो दिया हुआ है x और y दिया हुआ है, इसी P बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ये P बिंदु AB को क्या कर रहा है, ये m1 और m2 अनुपात में इसको विभक्त कर रहा है। विभक्त माने क्या कर रहा है? बांट रहा है दो भाग में। तो हमें इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर सूत्र जो बनाते हैं तो ये ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं, m1 x2 क्या लिखते हैं? सबसे पहले निर्देशांक के लिए तो आपको पता होना चाहिए, जब पहले x का मान फिर y का मान, ठीक है। तो x का मान x वाले लेकर बनाएंगे, यानी कि हो जाएगा सूत्र इसका m1 x2 जोड़ ये हो जाएगा m2 ये हो जाएगा x1 बट्टा में m1 जोड़ m2, ये हो गया x का मान। अब y का मान क्या हो जाएगा, तो y वाला मान रख के देख लेते हैं सेम, ये हो जाएगा m1 इंटू y2 जोड़ m2 इंटू क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए अनुपात को, यानी कि m1 जोड़ m2, ये हमारा होता है इस बिंदु का निर्देशांक, यानी कि P का निर्देशांक। आपको समझ में आ रहा है? इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिया रहता है ना, बहुत आसानी से बनाया जाता है। आप ये सूत्र याद रखिएगा, इसको विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं इसको, ये विभाजन सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। इसको विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। P का निर्देशांक जिस बिंदु का भी निर्देशांक कहेगा हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर ये दिया भी है, ये जो बिंदु यहां पर दिया था ना, यदि मान लेते हैं कि इसके मध्य में हो, माने AB के मध्य में हो, यहां पर देख लीजिए, यदि बिंदु P इसका निर्देशांक XY दिया हुआ है, A का निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ है, ये x2 और ये y2 दिया हुआ है। यहां पर एक रेखाखंड द्वारा दर्शा देते हैं, जैसे A यहां पर दिया हुआ है तो A का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, और यहां पर B का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, ये x2 और दिया हुआ है y2। क्लियर है? जो यहां पर बिंदु दिया हुआ है ना P, ये देखिए, ये जो बिंदु P दिया हुआ है, इस P का निर्देशांक निकालना है हमें xy, ठीक है। ये कह रहा है क्या, AB के मध्य में है P, मध्य का मतलब क्या, एकदम बीचों बीच है, क्या है बच्चों, बीचों बीच में है ये।
तो जब मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग निकालते हैं इसमें, तो ओनली फॉर क्या कर देते हैं बच्चों, P का निर्देशांक निकालते हैं, केवल सूत्र क्या लगा देते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आप लिख दीजिएगा जो x1 जोड़ x2 बट्टा में कर दीजिएगा 2 कमा y वाला मान यानी कि y1 जोड़ y2 अब बट्टा में कर दीजिएगा 2। यही आपका हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो इसको समझिए, इस सूत्र पर समझ लीजिए, ठीक है। ये जो बिंदु यहाँ पर दिया गया था मध्य बिंदु, ये A और ये B, यहाँ पर x1 y1 और ये दिया था x2 और y2 दिया हुआ था, ठीक है। मध्य बिंदु में दिया था क्या, P दिया हुआ था, इसको x y से दर्शाए थे, है ना। यानी कि मध्य बिंदु है, यानी कि एक अनुपात में ये भी है तो एक अनुपात में ये भी बटा हुआ है, ठीक है। यानी कि m1 का मान कितना हो गया है 1 और m2 का भी मान कितना हो गया है, तो 1 हो गया है। अब जहां जहां ये इस डायरेक्ट इस पर समझा रहे हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें निर्देशांक निकालना था ना, तो m1 का मान ले लिए हैं 1, m1 का मान 1, तो x2 में 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा जोड़, m2 का मान भी 1 हो जाएगा, तो x1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x1, और m1 जोड़ m2 यानी कि m1 m2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 तो हो जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है आपको? अब दूसरा वाला देखिए y का मान, तो इसका भी मान 1 रखना है, तो 1 में y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 ना हो जाएगा, अब प्लस में m2 का मान भी 1 है, तो 1 में y1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। आप कहिएगा जे सर x2 जोड़ x1 लिखे हैं, यहाँ पर x1 जोड़ x2 लिखे हैं, तो बच्चों कोई इसमें अंतर नहीं होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 4 + 5 कीजिए या 5 + 4 कीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये भी सूत्र आपको समझ में आ गया? देखिए बच्चों, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं, त्रिभुज का इमेज, ये A हो गया, इसको B मान लेते हैं बच्चों और इसको C मान लेते हैं। A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, इसका रख लेते हैं x2 और y2, इसका मान रख लेते हैं x निर्देशांक x3 और y3 रख लेते हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है बच्चों? इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट? सूत्र होता है इसका जो 1/2 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट। सबसे पहले x1 को उठाते हैं हम, x1 को उठा के मल्टीप्लाई करते हैं y वाले मान को, मतलब है जो x1 को उठाए हैं तो y वाला उसके आगे वाला को उठाना है, ठीक है। यानी कि y2 माइनस y3 प्लस, अब किसको लेना है बेटा, तो x2 को लेना है, तो x2 ब्रैकेट, अब इस वाले y को छोड़ के क्या बच जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 लेंगे, ये वाला ले लेंगे यानी कि x3, तो अब y वाला छोड़ के इधर से है ना ऐसे, यानी कि y1 अब माइनस हो जाएगा y2, यही आपका हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको निकालने आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y, यहाँ पर y1 होगा बेटा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे भी प्रयोग करते हैं, भूलना नहीं है कभी इसको। पहले प्रयोग किए हैं 1 2 3 का, देखिए 1 2 3, तो फिर क्या हो जाएगा 2 3 1, देखिए 2 3 1, तो फिर क्या हो जाएगा 3 3 1 2, क्लियर है। ये एक इधर से चलिए 1 2 3 है, 2 3 1, तो 3 1 2 नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। इसका राउंडिंग जो है, ये पहले ऐसे 1 को उठाए हैं तो 1 2 3 हो गया, फिर 2 को उठा रहे हैं तो 2 3 1 हो गया, 2 3 1 हो गया, फिर 3 को उठाएंगे तो 3 1 2 ना होगा, 3 1 2। आपको समझ में आ रहा है? ये सूत्र याद करने के लिए इसको बताया गया है। आपका फ्रेश सूत्र जो है यही वाला सूत्र है,
और आपको इसी सूत्र को याद रखना है। बात समझ में आया आपको? ये इस सूत्र को याद रखना है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अगला पॉइंट देख लिया जाए। अगला और लग रहा है जो सबसे लास्ट पॉइंट ही है, अब समाप्त होने जा रहा है ये इंट्रोडक्शन। कह रहा है क्या, यदि जी उस त्रिभुज का केंद्रक है। सुनिए, इमेज यहां पर दर्शा रहे हैं, यहां पर त्रिभुज बना दे रहे हैं एक, ये ए, ये बी और ये सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है क्या, इसका निर्देशांक जो x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और इसका निर्देशांक हो जाएगा x3, और इसका निर्देशांक हो जाएगा, सॉरी, c का निर्देशांक x3 y3 होगा। बात आपको समझ में आ रहा है? यानी कि जो यहाँ पर मान लिखा गया है तो x1 y1, x2 y2 और x3 यहाँ पर y3 होना चाहिए था। हमें क्या निकालना है, जो जी कह रहा है जो उस त्रिभुज का केंद्रक है, ये त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज का केंद्रक है, यानी कि केंद्र के केंद्र में स्थित एक बिंदु है, इस केंद्र में स्थित बिंदु का नाम क्या दिया गया है, जी, ठीक है। तो इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। कह रहा है क्या, यदि जी उस त्रिभुज का केंद्रक है ना, तो ये त्रिभुज एबीसी लिए है, इसका केंद्रक क्या है, तो जी है, यानी कि केंद्र में स्थित एक बिंदु जी है। तो इसी जी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पर जी लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, जी का निर्देशांक बराबर लिख सकते हैं जे x1 जोड़ x2 जोड़ x3, अब बट्टा में हो जाएगा 3, y वाला देखते हैं, ये तो हो गया x का मान हो गया, ये हो जाएगा y1 जोड़ y2 जोड़ y3, अब बट्टा में हो जाएगा 3। क्लियर है? आपको समझ में आया? यानी कि g का निर्देशांक जो हम दिखाएंगे, x का मान ना होता, x1 जोड़ x2 जोड़ x3, अब बट्टा में हो जाएगा 3, ये y1 जोड़ y2 जोड़ हो जाएगा y3, अब बट्टा में हो जाएगा 3। ये हो जाएगा जी का निर्देशांक, यानी कि इस त्रिभुज के केंद्रक में स्थित बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। आपको समझ में आया? लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है क्या, ये क्या कह रहा है, ये आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इसको मान लेते हैं। सनेखी है, सनेखी होती है यदि, कब सनेखी होगी, तो इन बिंदुओं के द्वारा यदि हम इस त्रिभुज के क्षेत्र मान लेते हैं, ये ए है और इसका निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है x2 और ये y2 दिया हुआ है, सी का निर्देशांक मान लेते हैं जो x3 और y3 दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यदि क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे जो बिंदु संरेखी है। हम इन निर्देशांकों को लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, यानी निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो कहेंगे जो अतः, जब क्षेत्रफल 0 तो कहेंगे अतः ए बी तथा सी संरेखी है। संरेखी है, संरेखी का मतलब आपको समझ में आता है बेटा, ये संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन पर बिंदुएं स्थित है, एक ही सिद्ध में ये बिंदुएं स्थित है। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाता है समाप्त। यानी कि एंड। इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को बेटा आप बार बार देखिएगा, उसमें बार बार देखने से क्या होता है, ये कोई इसमें का डाउट नहीं रह जाएगा। और सबसे मस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पाठ परिचय दिया हुआ है, यानी कि इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, उसको इतने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें कि जो भी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन बनाएं, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे। अगर आप इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को पूरे अच्छे तरीका से अगर देख लेते हैं तो हमारा पूरा गारंटी है कि आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एक्सरसाइज का, या एक एग्जाम का भी कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? जो आप पूरे को एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे ना एग्जाम का छूटेगा और ना ही एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन छूटेगा।
ये हमारा वादा है। अगर आप चैनल पर नए हो बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, समझ ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको अगर ये वीडियो ये अच्छा लगा हो तो। अगर कहीं आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसको और अच्छे से आगे समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग के लिए बहुत जल्द हम लोग क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं अगस्त में। अगस्त में आप सभी के लिए हम लोग बहुत जल्द क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा। ये हमारा उम्मीद ही नहीं, पूरा एकदम गारंटी है कि आप इतना नंबर ला सकते हैं।